हमारा संविधान, हमारा आईन प्रतीक हमारे देश का, वो देश जहां राजतंत्र खत्म होकर लोकतंत्र का राज आ गया। हमारी माटी में, इस देश की माटी में अलग अलग संस्कृति, जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से हमें आज़ादी मिली। ब्रिटिश राज के जो कानून थे उसमें भारतीयों के लिए न्याय की उम्मीद करना बेमानी था, ना उम्मीदी थी। ऐसे में हमारे पुरखों ने, आज़ादी दिलाने वाले नायकों ने हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए भविष्य की एक इबारत लिखी जिसका नाम है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा आईन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं राजीव रंजन। आज के दिन खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं जिसमें हम जिक्र करेंगे संविधान बनने की कहानी का। इस कहानी में बहुत किरदार है लेकिन सबका मकसद एक है, अखंड भारत, आज़ाद भारत। और इस कहानी में ऐसे ऐसे दिलचस्प मोड़ आए हैं कि आपको देखकर, सुनकर अच्छा लगेगा। इसके तमाम मोड़ को आज के कहानी में बहुत सहज और सरल शब्दों में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक रोमांचक कहानी के दौर में। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जिसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां शामिल हैं। संविधान को बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा। वहीं संविधान को लिखने में 6 महीने लगे। खास बात यह है कि संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा है। इसके अलावा शांति निकेतन के चित्रकारों ने इसे अपनी सुंदर कला से सजाया है। इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई और उसने देश के लिए एक मार्गदर्शक जो आज भी हमें चलाता है, हमारे संविधान दिया। और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमें मिला वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भले ही हमारा संविधान 73 साल पुराना हो, लेकिन इसकी मांग उस दौर में ही उठनी शुरू हो गई थी जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा, यानी सन 1857। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ 1857-58 में भारत में एक बड़ा विद्रोह हुआ जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। लेकिन 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोहियों की हार के साथ ही यह आंदोलन दबा दिया गया। लेकिन इसी दौर में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने वाले क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से आजादी के साथ साथ पूरे भारत के लिए एक संविधान, एक कानून की मांग छेड़ दी थी। आजादी की लड़ाई का शंखनाद तो हो चुका था, साथ ही भारत के संविधान को बनाने की मांग का भी। अब देखेंगे आप तो 1857 का जो विद्रोह हुआ, मंगल पांडे वगैरह वगैरह जितने भी प्रोमिनेंट लीडरशिप थी, तो अंग्रेजों ने इसको म्यूटिनी कहने का प्रयास किया कि नहीं ये तो विद्रोह है। लेकिन अगर उसको कायदे से देखेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम ही था। तो स्वतंत्रता संग्राम वो जो पहला था 1857 का, वहीं से स्टेप शुरू हो गया था भारत के संविधान के गठन का। और इसका उदाहरण अगर आप देखेंगे तो भारतीय दंड संहिता 1860 में आई, तुरंत 1857 के विद्रोह के बाद। तो इसको लेकर के बड़ा वो रोल प्ले किया 1857 का विद्रोह, ताकि हम कैसे संविधान सभा का गठन करेंगे। भारत के लिए अलग संविधान की मांग तब जोर पकड़ने लगी जब 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से अलग संविधान की मांग उठाई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्वराज के लिए, संविधान के लिए आवाज उठाने वालों में सबसे पहले थे।
उनका मानना था कि भारतीयों को न्याय तब तक नहीं मिल सकता जब तक उनके लिए अलग संविधान न हो, और उसके बाद से लगातार भारत के संविधान की मांग जोर शोर से उठने लगी। 18वीं शताब्दी के आखिर में अमेरिका ने पूरी दुनिया को राजतंत्र से हटकर लोकतंत्र की राह दिखाई। दुनिया के नक्शे पर अमेरिका पहला देश बना जिसका संविधान लिखित था। अमेरिका से चली लोकतंत्र की हवा का असर यूरोप में भी दिखने लगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से यूरोप समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी लोकतंत्रीय विचारों और गणतंत्र के लिए मजबूत जमीन तैयार होने लगी। भारत की सोच में पहले से ही लोकतंत्र की जड़ें मजबूत थी। ग्रामीण भारत में तो हजारों साल से आपसी सहमति से फैसला लेने की परंपरा थी। गांव एक तरह से स्वायत्त इकाई की तरह थे। प्रशासन के मामले में, उत्पादन के मामले में, न्याय के मामले में, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने देश के कमजोर से कमजोर आदमी को जोड़ दिया था। साल 1922 में एक ब्रिटिश पत्रकार को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संविधान को लेकर कहा था कि मेरे गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश सरकार को 1914 में संविधान पर एक नोट प्रस्तुत किया और अंग्रेजों ने कहा कि हम इसे युद्ध के बाद स्वीकार करेंगे, लेकिन अब वो हमारे लिए एक संविधान बनाना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए और केवल भारतीयों द्वारा ही इसे बनाया जाना चाहिए। इन सब बातों के बीच गांधी जी चरखे को ठीक कर रहे थे और जवाब देते देते उन्होंने कहा कि देखो, अब ये चरखा काम कर रहा है। ऐसे में वहां मौजूद ब्रिटिश महिला पत्रकार गांधी जी से सवाल करती हैं कि गांधी जी, आप इस चरखे से क्या करेंगे? तो इस पर गांधी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये उनका वो सीक्रेट हथियार है जिसके दम पर वो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ेंगे ताकि भारतीय अपना संविधान खुद बना सके। अब गांधी जी की सरपरस्ती में इतिहास ने हमें दोबारा नए भारत को गढ़ने का मौका दिया था, जिसके बाद साल 1922 में एनी बेसेंट के प्रयासों से केंद्रीय विधान मंडलों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गई, जिसमें संविधान सभा की मांग की गई। फिर 1923 में दिल्ली में एक अन्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों द्वारा संविधान के आवश्यक तत्वों की एक रूपरेखा तैयार की गई। अप्रैल 1924 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इसमें जरूरी संशोधनों के साथ 1925 में हुई दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन में फिर से इसे रखा गया। महात्मा गांधी इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। यहां से पास होने के बाद बिल को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। आम चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार हार गई और ये बिल भी उसी के साथ खत्म हो गया। लेकिन संविधान की मांग 1928 में एक बार फिर जोर पकड़ने लगी। मोतीलाल नेहरू ने सन 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की। इसे नेहरू रिपोर्ट और स्वराज संविधान के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ब्रिटिश सरकार के भारतीयों के एक संविधान बनाने के अयोग्य बताने की चुनौती का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया सशक्त प्रत्युत्तर था। नेहरू रिपोर्ट में भारत के संविधान की पूरी रूपरेखा शामिल थी, लेकिन उस वक्त भी संविधान अस्तित्व में ना आ पाया, क्योंकि इस रिपोर्ट को भारत के मुस्लिम नेतृत्व विशेषकर मोहम्मद अली जिन्ना ने खारिज कर दिया। साथ ही राष्ट्रवादियों ने भी इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, बल्कि डोमेनियन की बात की गई थी। डोमेनियन स्टेट का मतलब था कि आंतरिक रूप से भारतीय शासन करेंगे, लेकिन ऊपरी तौर पर अंग्रेजों का शासन जारी रहेगा। यानी प्रांतों पर भारतीय शासन करेंगे, लेकिन केंद्र में अंग्रेजी हुकूमत जारी रहेगी। नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य का दर्जा मांगा गया था 1927 में, और उसका जो प्रस्ताव था वो ये था कि केंद्र में एक द्विसदनात्मक संसद होगी और राज्य में एक सदनात्मक या एकल विधानसभा का एक ही चैम्बर होगा, और ये अधिराज्य का दर्जा होगा, जिसको कि अंग्रेजी में डोमिनियन स्टेटस कहते थे। ये नेहरू रिपोर्ट की मांग थी।
मोतीलाल नेहरू के बाद जब उनके बेटे यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की कमान संभाली तो उन्होंने भारत के संविधान के लिए आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। वो सार्वजनिक मंचों से संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग को उठाने लगे। नेहरू ने कहा था कि आजादी दी नहीं जाती, स्वतंत्रता किसी कानून के नुक्ते को बदल कर नहीं मिला करती। इस तरह तो नए निजाम के नाम पर अंग्रेजों की गुलामी को और मजबूत किया जाएगा। सच्ची आजादी तब मिलेगी जब हम अपनी चुनी हुई संविधान सभा के जरिए खुद अपने देश का संविधान गढ़ेंगे, अपना आईन तय करेंगे, अपना संविधान बनाएंगे। जवाब में अंग्रेजों ने सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया तो ये एक्ट भारतीयों की उम्मीदों से न सिर्फ कम था बल्कि इसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दौरान दूरियां और बढ़ने लगी। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध सन 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने सभी पार्टियों से मशवरा करके एक साझे संविधान का खाका बनाने की कोशिश की। उधर दूसरे विश्व युद्ध की मार और इधर आजाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन के चलते अंग्रेजों का भारत पर राज करने का सपना चकनाचूर हो चुका था। विंस्टन चर्चिल युद्ध तो जीते लेकिन चुनाव हार गए और ब्रिटेन के नए पीएम क्लीमेंट एटली ने कहा कि भारत के लिए नया संविधान बनाने और मुसलमानों को अलग अधिकार देने की मुस्लिम लीग की मांग पर तुरंत काम शुरू किया जाएगा। इसी के मद्देनजर हिज मैजेस्टी सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री एक साथ भारत भेजे गए और ये कहलाया कैबिनेट मिशन। भारतीयों का स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था। अंग्रेजों को लगने लगा कि अब बहुत दिनों तक भारत पर राज नहीं किया जा सकता। इसके बाद उन्होंने 3 ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्रियों का दल भारत भेजने का फैसला किया, जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से भी जाना जाता है। तीनों कैबिनेट मंत्री भारत आते ही सबसे पहले बापू से मिलने के लिए साबरमती आश्रम गए। उन्होंने बापू से कहा कि आप शिमला अधिवेशन में शामिल हो। बापू ने कहा, न तो मैं मुस्लिम लीग से हूँ, न मैं कांग्रेस पार्टी से और न ही किसी ऐसे दल से हूँ जिसको वहाँ बुलाया गया। कैबिनेट मिशन के लोगों ने बापू से कहा कि अगर आप शिमला आते तो संविधान और अस्थायी सरकार को बनाने के मामले में आम सहमति बन पाती। शिमला में भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल के कोठी पर बैठक हो रही थी और वहां भारत के बड़े सियासी हस्तियां पहुंच रहे थे, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और खान अब्दुल गफ्फार खान। वहीं मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, सरदार निस्तर और नवाब इस्माइल खान। रजवाड़ों की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए मौजूद थे भोपाल के नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाकी धर्मों और दलितों के बड़े नेता भी वहां मौजूद थे। सबको उम्मीद थी कि संविधान सभा और उसके निर्माण को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहमति बनेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। बातचीत मुस्लिम प्रतिनिधियों के चयन और भारतीय मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि होने के अपने दावे के मुद्दे पर रुक गई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किसी भी योजना का समर्थन करने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रमुख पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। जिन्ना का कहना था कि वो हिंदुओं को सत्ता नहीं सौंप सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिमों को उनके हक से वंचित कर दिया जाएगा। उनको लगा कि नहीं ये तो लग रहा है देश स्वतंत्र हो जाएगा, माउंटबेटन प्लान आ गया और सारा कुछ आ गया। इन्होंने मुस्लिम लीग को लेके आए कि चलो कम से कम हिंदू और मुस्लिम में 2 भाग, और बहुत हद तक इसमें सफल भी हो गए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 भाग में बंट गया है देश। अदरवाइज आप देखेंगे तो काबुल से लेकर के रंगून तक की टेरिटरी थी हमारी, बहुत बड़ी टेरिटरी थी। मिस्र से अगर आप देखेंगे, इवन इजिप्टियन सिविलाइजेशन से ही हमारा सिविलाइजेशन शुरू होता था। तो अंग्रेज इसमें सफल भी बहुत हद हो गए, लेकिन मुस्लिम लीग का इनकारपोरेट करना ये ब्रिटिशर्स का बड़ा सफल प्रयास था, एंड दे हैव डिवाइडेड द कंट्री इनटू मेनी पार्ट्स। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने काफी बहस और जद्दोजहद के बाद मुस्लिम लीग को किसी तरह से समझा बुझा लिया और इस तरह से एक अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा बनने का रास्ता साफ हो गया। अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के लिए आवंटित 296 सीटों में सेट 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 25 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार को मिली। लेकिन देसी रियासतों को जो 93 सीटें मिली थी
उसने इसका बहिष्कार कर दिया और इसमें हिस्सा नहीं लिया, यानी कि अपनी प्रतिनिधि को उन लोगों ने संविधान सभा में नहीं भेजा। जैसी की आशंका थी वैसा ही हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि अब देश का विभाजन टाला नहीं जा सकता। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया और उन्होंने पहली ही बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया और इसके बाद संविधान का काम बनाने का काम शुरू हो गया। संविधान निर्माण और पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव इसके ठीक 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा। यह एक प्रस्तावना की तरह ही था। गौरतलब है कि आज की प्रस्तावना में बहुत सारी बातों को उसी में से लिया गया है। संविधान निर्माण सही ढंग से हो, इसके लिए बहुत सी बड़ी और छोटी समितियों का गठन किया गया और सभी समितियों को उसके विशेषज्ञता और क्षमता के अनुसार कार्य सौंप दिया गया। संघ शक्ति समिति की कमान जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई। संघीय संविधान समिति भी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। प्रांतीय संविधान समिति का मुखिया सरदार वल्लभ पटेल को सौंपा गया। वहीं सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सौंपी गई। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि संविधान के प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी इसी की थी। सब कुछ ड्राफ्ट पर ही टिका था, क्योंकि ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ही इस पर बहस होती, इसमें संशोधन होता और अंतिम रूप से संविधान अस्तित्व में आ पाता। भले ही अम्बेडकर कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे, लेकिन गांधी जी से लेकर पूरा कांग्रेस जानता था कि अगर संविधान को कोई ठीक ढंग से लिख सकता है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। तो अंबेडकर साहब का इसमें बड़ा योगदान था। हालांकि अंबेडकर साहब का भले अलग ओपिनियन था कांग्रेस से, लेकिन डिस्ट्रक्टिव ओपिनियन नहीं था। उनका ओपिनियन बड़ा कंस्ट्रक्टिव था। तो इसलिए हालांकि उनका मतभेद था, लेकिन देश के स्वतंत्र होने में, संविधान के बनने में न तो नेहरू जी से उनका कोई मतभेद था और न ही देश के टॉप लीडरशिप से उनका कोई मतभेद था। तो आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, लेकिन संविधान बनने में सारे एक थे। इसलिए वो सारे एक साथ मिलकर के संविधान का मसौदा तैयार किया। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, M. माधवराव और T.T. कृष्णमचारी। प्रारूप समिति द्वारा संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में पेश किया गया और इसमें संशोधन कराने के लिए लोगों को 8 महीने का वक्त दिया गया। जितने भी संशोधन की मांग आए, जरूरत के अनुसार उसमें संशोधन करके 8 महीने बाद अक्टूबर 1948 में इसे फिर से प्रकाशित किया गया। 17 अक्टूबर 1949 तक इस पर विचार और बहस चला और उसके बाद 14 नवंबर 1949 से इस पर तीसरे दौर का विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव पेश किया और 26 नवंबर 1949 को इसे पारित घोषित कर दिया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। January 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया, लेकिन पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया और इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब आपको लगता होगा 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया, तो 1930 के अखिल भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का एक संकल्प पारित किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। भारतीय संविधान के पिता के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को माना गया उनकी अपनी भूमिका के लिए और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा अंतरिम संसद के तौर पर काम करने लगी जब तक 1952 के लोकसभा के चुनाव नहीं हुए। तो आज की इस खास पेशकश में बस आज इतना ही।